नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी वनों के बारे में और वनों को हमने प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बाँट लिया था। 3 भाग कौन-कौन से? सबसे पहले आरक्षित, उसके बाद में रक्षित और अवर्गीकृत। इनका जो अलग-अलग नाम रखा और उसमें क्या विशेषताएँ वो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है? उसके बाद में कई विद्वान इनको सघनता के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण करते हैं। तो अगला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, सघनता के आधार पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सघनता के आधार पर सघनता के आधार पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सघन वन, कौन सा? सघन वन। दूसरा खुले वन, खुले वन। और तीसरा बंजर भूमि। 3 नाम से इनको विभाजित कर रखा है, सघन वन, खुले वन और बंजर वन। देखो विद्यार्थियों, ऐसा क्षेत्र जिसमें 40% वन पाए जाते हो उसको क्या कहते हैं? सघन वन क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा, ऐसी भूमि, सघन वन के बारे में लिखो, ऐसी भूमि जिसमें 40% से अधिक, ऐसी भूमि जिसमें 40% से अधिक भूमि, 40% से अधिक भूमि पेड़ों से ढकी हो या वनों से ढकी हो, पेड़ों से या वनों से ढकी हुई हो, उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सघन वन कहते हैं। दूसरा लिखो खुले वन। अब देखो, इसमें 10% से लेकर 40% के बीच में जो वन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? खुले वन कहते हैं। देखिएगा, ऐसी भूमि जिसमें 40% से कम, ऊपर वाले में तो हमने क्या लिखा था? 40% से अधिक। इसमें लिखो 40% से कम और 10% से अधिक, 10% से अधिक पेड़ों से ढकी हो, उसे खुले वन कहते हैं। और ऐसी भूमि विद्यार्थियों जिसमें 10% से भी कम वन पाए जाते हो उसको क्या कहते हैं? हम बंजर वन कहते हैं। देखो, ऐसी भूमि जिसमें 10% से कम वन पाए जाते हो से बंजर वन कहते हैं। देखिएगा, हमने 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर लिया। एक तो प्रशासनिक तरीके से वर्गीकरण किया है। तो प्रशासनिक तरीके से वर्गीकरण कौन-कौन सा किया विद्यार्थियों? रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत किया है। लेकिन ये सघनता के आधार पर इसके आधार पे है? सघनता के आधार पर वर्गीकरण है। तो सघनता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन-कौन से वन होते हैं? सघन वन, खुले वन और बंजर वन। सघन वन किसको कहते हैं? जो 40% से अधिक जिस भूमि में वन पाए जाते हैं उसको, या वो भूमि 40% से अधिक वनों से ढकी हो उसको कहते हैं सघन वन। और 10 से लेकर 40% के बीच में ढकी हो उसको खुले वन कहते हैं। और बंजर वन, ये केवल वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के 3 भेद मिलते हैं या 3 प्रकार मिलते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के, प्राकृतिक वनस्पति के
तीन प्रकार मिलते हैं, तीन प्रकार मिलते हैं। पहला वन, दूसरा घास, और तीसरा मरुस्थलीय वनस्पति होती है ना, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। अरे ये तो लिखा हुआ था मेरे को, पूरा ही लिखा हुआ है। एक विद्यार्थियों आपको ना ये भी पीडीएफ भेज दूंगा, ये भी उतारनी है आपको। मतलब कौन कौन से टाइप के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, धोकड़ा वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये सारे। क्योंकि इसको मैं बोलूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। एक पीडीएफ आप उतार लेना। भुवन है, ये झाड़ी है। अरे बहन जी, ये। आप एक काम करो, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति हेडिंग डालो। राजस्थान के प्रमुख वन एवं वनस्पति। राजस्थान के प्रमुख वन एवं वनस्पति लिख लो। लिख लिया। अब देखो, राजस्थान के प्रमुख वृक्षों की बात करें विद्यार्थियों, या वनस्पति की बात करें, तो इसमें हम अलग अलग बिंदु के ऊपर चर्चा करें। एक तो पेड़, जो प्रमुख पेड़ है ना, उनके बारे में देखेंगे। और वो पेड़ कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ औषधीय पौधे भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ घास ऐसी होती है, जैसे सेवन घास का नाम आपने सुना होगा। तो कुछ इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आप बताना देगा किस किस का पेड़ है। ये किसका पेड़ है? खेजड़ी का। अब ये तो मैंने जब आपको राष्ट्रीय सॉरी राज्य के प्रतीक पढ़ाए थे, उस समय भी लिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खेजड़ी हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? रोइडा, राज्य वृक्ष। ये क्या है? रोइडा पुष्प है, ध्यान रखना। और ये क्या है? ये कौन सा पेड़ है? आप तो केवल इतना बता दो। ये क्या लेके आ रहा है? कोई आदमी की फोटो आ गई कोई क्या? अरे दोकड़ा है, ये दोकड़ा है। और ये कौन सा है? आम, आम है कि ये बहन जी? तेंदू। ये क्या है? तेंदू, ध्यान रखना। बीड़ी, बीड़ी बनाते हैं ना, बीड़ी आ गई ना। ये क्या है? महुआ। ये सागवान। नहीं, सागवान नहीं है। ये वो है चंदन, चंदन चंदन, चंदन। ये चंदन तो होता है, सांप वगैरह लटके हुए, ऐसे बहुत सारी इमेज लेकर आया हूँ। ये क्या है? नागफनी, कैक्टस। ये क्या है? जाल। जाल, जाल होता है, जाल बोलते हैं ना उसको। हाँ जाल, वही तो है। पीलू, पीलू आते हैं उस पे, हाँ वो पीलू आते हैं, वही है। ये क्या है? अमलतास। ये क्या है? खजूर। ये भी खजूर। हाँ खजूर ऐसे लगते हैं बहन जी। वो तो पंड खजूर तो बाद में उनको चाशनी आसनी में निकालते हैं जब बनते हैं वो, या फिर इनको सूखने के बाद में जो खजूर होते हैं वैसे होते हैं। ये भी खजूर का पेड़ है। ये काई का है? आंवला। और ये साल का वृक्ष। कुछ का नाम तो ऐसा है, नीम का आ गया। ये वो यूकोलिप्स, वो सफेदा। और ये होबा जोजोबा जो है ना, वो है ये। और ये जोजोबा का ऑयल है ये। और ये सहतूत है, सांगरी नहीं है, सहतूत। सहतूत दो टाइप के होते हैं, ऐसे पीले पीले भी होते हैं और ऐसे रेड रेड भी होते हैं। ये क्या है? हेलो। ये क्या है? ये सागवान है। अब हो सकता है चंदन हो, लेकिन सागवान के हिसाब से लाया हूं मैं तो इनको। ये खस, खसखस की जो घास, नहीं खसखस तो ये है, ये खसखस है। और ये आप जो सेवन है ना, सेवन घास, वो सेवन घास है। और ये डाब, दूब जैसी होती है ना डाब, वो है। और ये तो मिक्स में वैसे लेके आ गया। ये क्या है? भरूत। वो सूखने के बाद में कपड़ों के लिपट जाती है वो वाली।
ये गाजर घास, गाजर घास होती है। ये मोथा घास। और ये ऐंचा, ऐंचा घास। ये गोखरू शायद। ये सतावरी, सतावरी का पेड़ है ये शायद। कौन सा? एलोवेरा अलग होता है बहन जी। हाँ। और ये सतावरी का ही पेड़ है। ये बांस, ये भी बांस ही है। ये है एलोवेरा। और ये क्या है? ये मशरूम, बहुत महंगी है, बहुत पौष्टिक होती है। बरसात के दिनों में गंदगी में पैदा होती है ज़्यादातर, ये जो गोबर वगैरह होता है ना, वहाँ पर। इतना सब कुछ पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता 3 घंटे में पॉसिबल हो पाएगा ये। सारा बोलते हैं सबका ना। राजस्थान के प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति। सबसे पहले लिखो विद्यार्थियों खेजड़ी। एक एक को पढ़ेंगे, एक एक पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी कौन सा पढ़ेंगे विद्यार्थियों? खेजड़ी। हाँ। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम बताओ। 1 मिनट, जिससे पूछा हुआ बताओ, बहन जी बताओ। बहन जी क्या कर रही है तू, मेरे समझ नहीं आ रही। हाँ, किसको पता है भाई? किसको? हाँ मनोज। हाँ, प्रोसोपिस सिनरेरिया लिखो। प्रोसोपिस सिनरेरिया। ऐसे आप एक काम करना, हम प्रमुख पेड़ लिख रहे हैं, प्रमुख वनस्पति लिख रहे हैं राजस्थान की। उसमें पहला कौन सा लिखा हमने? खेजड़ी लिख लिया, ठीक है। अब खेजड़ी का वानस्पतिक नाम लिखो। वानस्पतिक नाम। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोसोपिस सिनरेरिया। प्रोसोपिस सिनरेरिया। सिनरेरिया, ये इसका वानस्पतिक नाम है। और खेजड़ी आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लिखिएगा। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? 21 मई को, 31 अक्टूबर को। आप एक काम करो, 1988, 83 लिखा था, 88 लिखाया था, 81 नहीं लगाया वो। एक बार चेक कर लेना। लिखो, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। अब ध्यान रखना, इस डेट पर अगर जैसे आपने थोड़ा सा पर्सन चिन्ह लगाया तो मैं भी एक बार चेक कर लूंगा इसको, है ना। तो वैसे तो 31 अक्टूबर 1983 लिख लो आप। लिख लिया? लिखो आयु, लिखो इसकी आयु कितनी होती है। एक पेड़, खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो कितने समय तक रहता है विद्यार्थियों? लगभग 5,000 वर्ष तक। इसकी आयु कितनी होती? लगभग 5,000 वर्ष तक। आयु लिख लो इसकी, लगभग 5,000 वर्ष। उपनाम लिख लो इसके, उपनाम या अन्य नाम। उपनाम या अन्य नाम। और क्या कहते हैं खेजड़ी को? देखो, एक तो ये सवाल तो कई बार एग्जाम बनता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। अभी जैसे कई बच्चे रोड़ा बता रहे थे ना, तो खेजड़ी। हाँ, वो पुष्प है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या मिलता है? और जैसे वानस्पतिक नाम नहीं आया और बोटनिकल नेम आ जाए तो बात सेम ही है। ओके। अब आपने इसका, आपको इसका उपनाम कौन कौन सा पता है? राजस्थान का गौरव। और उपनाम लिखो, राजस्थान का कल्पवृक्ष। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का, क्या करते हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो भाई बिल्कुल। कल्पवृक्ष। थार का कल्पवृक्ष।
थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव, सुनहरा वृक्ष, और वंडर ट्री। आपसे पूछा जाए खेजड़ी के पेड़ सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? हैं? कहाँ पाए जाते हैं? अरे पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिम में भी कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र में। तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। लेकिन अगर जिला पूछे तो नागौर। जिला पूछ ले तो कौन से जिले में पाए जाते हैं? नागौर में। और अगर क्षेत्र पूछे तो शेखावटी में। देखिएगा, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। देख लिया। लेकिन जिला है तो किस में पाए जाते हैं सर्वाधिक? नागौर जिले में। देखो, अगर क्षेत्र पूछे आपसे तो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो क्या बताना आपको? शेखावटी क्षेत्र। और जिला पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आपसे पूछा जाए खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? देखो, पूजा दशहरे के दिन, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजयदशमी के दिन इसकी पूजा होती है। अब अपने माइंड में एक चीज आना चाहिए, सर विजयदशमी आती कब है? तो आसोज का महीना होता है, जिसको हम आश्विन माह कहते हैं। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना। हाँ, हिंदी माह के नाम किसको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? आपको नहीं याद हिंदी महीने के नाम? चैत्र बैसाख ये नहीं है याद? पूरे याद नहीं है? गांव के हो सब? गांव वालों को तो कम से कम याद होना चाहिए, चलो शहर वालों को याद नहीं हो। हाँ, तुम्हें भी नहीं है किसी को याद? तो याद किसको है? आपको याद है? हाँ बोलो बहन जी। हाँ बहन जी, बोलना वापिस। ये तो रट रखी है, रट्टू तोता है बिल्कुल, मतलब एक साथ बोलती है एक ही साथ में। हाँ बहन जी, बोलना। चलो, कुल और प्रत्येक महीने में दो मतलब 15-15 दिन के दो पार्ट कर लेते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। किसी भी महीने की शुरुआत होती है तो वो कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है, और उसका जो महीना एंड होता है वो शुक्ल पक्ष में एंड होता है। शुरुआत के 15 दिन के कृष्ण पक्ष होते हैं, बाद के 15 दिन के क्या होते हैं? शुक्ल पक्ष में होते हैं। चलो वो देखेंगे, कल्चर में पढ़ेंगे जब। तो इसकी पूजा कब होती है विद्यार्थी? विजयदशमी के दिन होती है, जो कि आश्विन शुक्ल दशमी के दिन होती है। ठीक है। और इस दिन क्या होता है? दशहरा होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा दशहरा कहाँ पड़ता है? और भारत में? भारत का प्रसिद्ध दशहरा कहाँ पड़ता है? भारत का? ये तो राजस्थान का प्रसिद्ध है। नहीं, वो तो शामिल कर रखा है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मैसूर, कर्नाटक। लिखिएगा। इस वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार जी के स्थान भी होते हैं ना। गोगा जी और झुंझार जी का स्थान कौन से पेड़ के नीचे होता है विद्यार्थियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ध्यान। हाँ, स्थान होते हैं, मतलब उनका मंदिर मान लो, स्थान मान लो, देवरा मान लो, जो भी कहना चाहते हो आप।
बाबूजी का नहीं। अब देखो विद्यार्थियों, ये हम राजस्थान का राज्य वृक्ष से कौन सा पढ़ रहे हैं? खेजड़ी पढ़ रहे हैं। और खेजड़ी को भी राजस्थान में अन्य नाम से भी जाना जाता है और भी इसके उपनाम मिलते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए खेजड़ी को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है या हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो लिखिएगा। खेजड़ी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला लिखना, पंजाब हरियाणा में इसे जाटी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जाटी। पंजाब हरियाणा में इसे क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। ये देखो, ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। अब एक तरफ तो आप है ना राज्य का नाम लिख ले, एक तरफ इसका नाम लिख लो भाई किस नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में इसको पे में क्या बोलते हैं? पे में। अब देखो, कर्नाटक के आसपास जो भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है उसको कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। ये तमिल भाषा वाले तमिलनाडु के लोग हैं ना। और कर्नाटक के आसपास बोली जाती है कन्नड़। कौन सी बोली जाती है विद्यार्थियों? तो कर्नाटक या कन्नड़ भाषा में इस खेजड़ी को किस नाम से पुकारते हैं? तो बन्ना बन्नी। बना बनी नहीं, बन्ना बन्नी। बन्ना और बन्नी। कर्नाटक में या ब्रैकेट में कर्नाटक भाषा लिख सकते हो, कन्नड़ भाषा लिख सकते हो, उसमें इसको किस नाम से पुकारते हैं? बन्ना बन्नी। और जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये सिंध प्रदेश कहलाता है, पाकिस्तान में चला गया आजकल तो सिंध में इसको ढोकड़ा कहते हैं विद्यार्थियों। देखो, सिंधी भाषा में इसे, सिंध में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा में इसे, जी हाँ। और हालांकि राजस्थान में तो ढोकड़ा अलग से वृक्ष पड़ते हैं हम, वो खिचड़ी जैसा ही होता है, पर लगभग उसके जैसा होता है, जैसे उसका जो पत्तियां वगैरह होती है ना उससे मेल खाती है। एक बबुल होती है, देसी बबुल। अब हमारे तो देसी बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारे क्या बोलते होंगे यहाँ पर। देसी बबुल बोलते हैं, देसी बबुल। और ये ढोकड़ा और खिचड़ी, इसकी जो लूम होती है ना वो लगभग एक जैसे आकार की होती है। और बकरियों के लिए सही रहती है, मतलब ये क्या लिखा आपने? अब देखो विद्यार्थी, ये बंगाल है। अरे इस बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसपास जो भाषा बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाती है? बंगाली। तो लिखो, पश्चिमी बंगाल ब्रैकेट में बंगाली भाषा में इसे साई गाछ कहते हैं। क्या कहते हैं? साई गाछ। सर हम तो राजस्थान पढ़ रहे हैं, आप कहाँ हमें इंडिया में लेके चले गए। कई बार ऐसे सवाल मैंने देखे हैं एग्जाम में, एक तरफ तो राज्य का नाम दे देते हैं या भाषाओं के नाम दे देते हैं, एक तरफ इनके जो नाम मिलते हैं वो दे देते हैं, सुमेलित करवाते हैं कई बार। देख लिया। विश्नोई संप्रदाय जो है ना, विश्नोई लोग हैं, खेजड़ी को समी नाम से पुकारते हैं। देखिएगा, अगला नोट डाल के लिख लो। विश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को समी नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से पुकारा जाता है विद्यार्थियों, समी नाम से पुकारा जाता है। इसी को कहते हैं, विश्नोई संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं? इसको समी कहते हैं। देखिएगा, और जो लोकल लोग होते हैं स्थानीय भाषा में, इसको सीमलो कहते हैं। देखो, स्थानीय भाषा में इसे सीमलो। कभी माना कि आपसे पूछ लिया जाए सीमलो क्या है, और ऐसे में विकल्प आ जाए कभी भाई खेजड़ी का उपनाम है, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सीमलो कहते हैं। और ये क्वेश्चन तो शायद किसी एग्जाम में मैंने देखा है, एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जेक्ट टाइप की प्रैक्टिस की थी, वहां पर मुझे ये दिखा है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, इसकी फली लगती है क्या विद्यार्थियों? लगती है। उसको क्या कहते हैं? हांगरी कहते हैं। देखिएगा,
खेजड़ी की हरी फलियों को, फली सूखने के बाद में अलग हो जाती है, ध्यान रखना, खेजड़ी की हरी फलियों को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। तथा सूखी फली को क्या कहते हैं? बताओ भाई, सूखी फली को क्या कहते हैं? होका। क्या कहते हैं? होका। इस सवाल आते हैं। खेजड़ी के फूल भी लगते हैं क्या? लगते हैं फूल? फूल, फूल को क्या कहते हैं? बोलो। मिंजर। सही है। गलत लिख दिया, मतलब सब तो सही बोला, मैंने गलत लिख दिया, मिंजर। और पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम। लौंग भी कहते हैं कई लौंग तो, लूंग कहते हैं, लूंग। क्या कहते हैं? लूम। या कई जगह जैसे गांव में लूंग कहते होंगे जहां तक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आइडिया बैठ जाता है कि भाई ठीक है, ये उसका आंसर है। महाभारत देखा? महाभारत देखा था? सबने देखा है। महाभारत किन के मध्य हुआ था मुख्य रूप से? धर्म और अधर्म के बीच, कौरव और पांडव के बीच में नहीं हुआ था। जीत किसकी हुई थी? अधर्म की तरफ काफी शक्तिशाली लोग थे, लेकिन फिर भी उनको हरा दिया गया उसमें। जैसे आज कोई जब आप मूवी देखते हो, लास्ट में किसको जिताते हो आप? हीरो को जिताते हैं ना। दुश्मन चाहे कितना, मतलब वो जो शत्रु टाइप के होते हैं, जो गुंडे टाइप के होते हैं, वो कितने पावरफुल हो, लेकिन लास्ट में उनको हारना ही पड़ता है। तो समाज में भी यही चीजें दिखाई जाती है कि हमेशा जो अधर्म होता है उसकी पराजय होगी, और जो सत्य मार्ग पे चलेगा उसकी क्या होगी? जीत होगी। तो उसको भी कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा देने के लिए ऐसा दिखाया गया। कुछ स्रोत तो ये कहता है ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। कुछ स्रोत क्या कहते हैं? ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। फिर हम कैसे पढ़ते हैं महाभारत और रामायण और दुनिया भर की पढ़ते हैं ना। आपने देखा? अवशेष लिखो। तो महाभारत होने से पहले आपको पता है पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। तो अज्ञातवास काटा था तो उस समय पांडवों ने जो अपने हथियार थे वो कौन से वृक्ष में छुपाए थे विद्यार्थियों? खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे, लिखिएगा। पांडवों ने भी, अरे बरगद का नहीं, वो खेजड़ी का ही होगा। क्या हो सकता है, पहले बरगद वाले में रखा होगा, बाद में रख दिया होगा, चेंज कर दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। पर कुल मिला के मैंने मतलब ऐसा फैक्ट देखा है इसलिए लिखा रहा हूं आपको। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र भी इसी वृक्ष में या इन्हीं वृक्षों में छुपाए थे। इन्हीं वृक्षों में छुपाए थे। इन्हीं बोले तो खेजड़ी के वृक्षों में, है ना। मैंने आपको लिखा है विद्यार्थियों, खेजड़ी का पेड़ एक बार लगा दिया तो अगर उसको जैसे सामान्य तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उसकी जो आयु मानी जाती है वो लगभग 5,000 मानी जाती है। राजस्थान में अगर हम देखें तो सबसे पुराना जो खेजड़ी का वृक्ष है, जिसे हम सामान्यतः कल्प वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। और सबसे पुराना जो कल्प वृक्ष है वो पाया जाता है अजमेर में, और अजमेर में भी कहाँ पर? मांगलेवास में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर, मैं तो कभी गया नहीं हूँ ना, मैंने देखा है, देखो जो किताबों में पढ़ा उसके अनुसार ही बता रहा हूँ मैं आपको। 2 पेड़ है वहाँ पर। कितने पेड़ है? गए हो क्या आप लोग? कौन गया है? अच्छा, आप लोग गए हो, देखा हुआ मतलब आप लोग। 2 पेड़ है वहाँ पर, और ये सबसे पुराने हैं। इनकी आयु लगभग 1,000 प्लस मानी जाती है। कितनी? 1,000 वर्ष पुराने ये पेड़ है। देखिएगा, राजस्थान में सबसे पुराने
खेजड़ी वृक्ष ब्रैकेट में कल्प वृक्ष राजस्थान में। अरे बहन जी, इसी को ही कहते हैं, इसी को ही कहते हैं, वो अलग होता है लेकिन इसको भी कल्प वृक्ष कहते हैं। आप बताओ मुझे, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ बढ़ता है राजस्थान में? किसका पेड़ है वहां पर? क्यों कहते इसी के नाम पर तो उसका नाम कल्प वृक्ष पड़ा है। हाँ वो अलग है, वो मुझे पता है, इधर वो कल्पवृक्ष वाली गली अलग है, जानता हूँ मैं वो देखा मैंने, लेकिन कल्पवृक्ष खेजड़ी को भी कहते हैं। ये मान लो ना आप, खेजड़ी को भी कल्पवृक्ष कहते हैं, इसका उपनाम है। राजस्थान में सबसे पुराना खेजड़ी का वृक्ष ब्रैकेट में कल्प वृक्ष मांगले आवास अजमेर में स्थित है। कहां पर है? मांगले आवास अजमेर में। मांगलिया आवास अजमेर में। मांगले आवास अजमेर में स्थित है। देख लिया, मांगले आवास अजमेर। मांगले आवास अजमेर में, जहां पर प्रतिवर्ष कौन सी अमावस्या को मेला भरता है? जहां पर प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को मेला भरता है। हरियाली अमावस्या को क्या भरता है विद्यार्थियों? मेला भरता है। देख लिया, ये जो पेड़ है विद्यार्थियों, इनकी आयु लगभग 1000 वर्ष। कितनी है? लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। ये लिखा दिया कि यहाँ पर दो पेड़ है, दोनों पास पास में है क्या? हाँ तो दो पेड़ एक साथ लिखो, यहाँ पर दो पेड़ है, दो पेड़ है। इन दो पेड़ का नाम आते ही मुझे हमारा गांव याद आ जाता है। हमारे गांव में भी दो आम के पेड़ काफी वर्षों से थे, लेकिन अभी मैं बीच में गया था तो काट दिया उनको। कई वर्षों से थे, दो आम के पेड़ थे और आपस में जुड़े हुए थे, आगे उनकी शाखाएं जुड़ी हुई थी विद्यार्थी। उनसे मेरा बचपन जुड़ा हुआ है इसलिए याद है। इतने जूत खाए उस आम के पेड़ पे चढ़ चढ़ के, तो रिस्क ज्यादा थी उस पर चढ़ जाते ना। अब घर वाले, आपको पता, छोटे बच्चे वो तो कैसे भी करके बंदर की तरह चढ़ जाते उस पर। अब उनको पता है कि अगर ये गिर जाता तो क्या हालत होती इसकी, और हम केरिया वगैरह खाने के लिए चढ़ जाते थे उस पर। तो दो पेड़ है यहाँ पर 1000 वर्ष पुराने। और मेला कब बढ़ता है? हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। हरियाली अमावस्या, हाँ बहन जी उधर वाली, कब आती है? श्रावण मास की अमावस्या हो, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या होता है। तो लिख लीजिए आप, श्रावण अमावस्या लिख दूं? हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। कई बार ऐसा आता है श्रावण मास की अमावस्या सोमवती, सोमवार को भी आ जाती है, उसको सोमवती अमावस्या भी। लिख लिया? लिखिएगा। एक कीड़ा विद्यार्थियों को इसको नुकसान पहुंचाता, उस कीड़े का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखिएगा, सेलेस्ट्रेना सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोट्रमा ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। छप्पनी अकाल का नाम सुना आपने? कब पढ़ा था? छप्पनिया अकाल कब पढ़ा था? 1889, यानी जुड़ेगा घटेगा? 1956। देखिएगा, जब छप्पनिया अकाल पड़ा था, जब छप्पनिया
अकाल पड़ा था तो उस समय लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की छाल को पीस कर रोटियां बनाई थी। जब छप्पनिया अकाल पड़ा था तो उस समय लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की छाल को पीस कर रोटियां बनाई। 99 आएगा क्या? 99, 1899। ये विक्रम संवत के अनुसार है। नहीं नहीं, सॉरी, ये तो ईस्वी के अनुसार है और विक्रम संवत ये है। विक्रम संवत आगे चलता है या पीछे चलता है? आगे चलता है। देख लिया। तो जब छप्पनिया अकाल पड़ा था विद्यार्थियों, तो छप्पनिया अकाल के समय खेजड़ी वृक्ष ही लोगों का जीवन का सहारा बना था। कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, आप लिखो, लैंग्वेज कोई भी दे दो इसको, वो कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो विद्यार्थियों। खेजड़ी वृक्ष के लिए पहला बलिदान किसने दिया विद्यार्थी? अमृता देवी ने। लिखिएगा, खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रथम बलिदान, प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने दिया। और साथ में उनका पति भी था, जिनका नाम क्या था? रामोजी। अब पत्नी को अगर वो सैनिक काट रहे हैं तो पति भी जाएगा फिर बचाने के लिए। तो वैसे तो इस लेडी का नाम ही आता है अमृता देवी बिश्नोई, और उसके पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। और ये इस घटना का पता ही होगा आपको। खेजड़ली घटना का पता है क्या? क्या घटना थी बताओ, क्या नाम था? हम्म? गिरधर सिंह। लिखिएगा, खेजड़ली गांव की घटना। देखो विद्यार्थियों, एक गांव है जिसका नाम है गुड़ा बिश्नोई गांव। कौन सा गांव है? गुड़ा बिश्नोई गांव है। और ये गुड़ा बिश्नोई गांव अगर वर्तमान में देखे इसका नाम, तो इसका खेजड़ली गांव नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? खेजड़ली गांव हो गया इसका। गुड़ा बिश्नोई गांव का वर्तमान में नाम क्या है? खेजड़ली गांव है। और ये अभी तो कौन से जिले में आता है? फलोदी में आता है। पहले जोधपुर में आता था। ये में आता था जोधपुर में। और उस समय जोधपुर जो रियासत काल था विद्यार्थियों, जोधपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। अब इनको जैसे दुर्ग में जब पहले कोई भवन वगैरह बनाते थे या दुर्गीकरण करते थे तो उस समय हमें चूने की आवश्यकता पड़ती थी, और चूने को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। तो इनको, ये जो अभय सिंह है, इनको जरूरत किसकी पड़ी विद्यार्थियों? लकड़ी की। लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो लकड़ी की जरूरत पड़ी तो यह इसका जो सेनापति है उसको और उस अन्य सैनिकों को लकड़ी लेने के लिए भेजेंगे। और इसका नाम था गिरधर सिंह। क्या नाम था? गिरधार, गिरधर ही लिख लो आप। गिरधर सिंह इसका नाम था। तो ये और इसके साथ में अन्य सेना सैनिक भी गए थे। और ये जाकर इस गुड़ा बिश्नोई गांव में जाकर क्या करने लगे? खेजड़ी के पेड़ काटने लगे। खेजड़ी के पेड़ काटने लगे तो विद्यार्थियों इन्होंने मना किया, गांव के लोगों ने क्या किया? मना किया कि भाई आप ये पेड़ मत काटो। फिर उसके बाद में सैनिक थे, राजा का आदेश था, उन्होंने कहा राजा का आदेश है, प्रजा की आपको पता उस समय कौन सुनता था?
आज तो जैसे गणतंत्र जब जाके प्रजा के लोग सुन लेते हैं, लेकिन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रजा की कोई नहीं सुनता था। तो उस समय इस गांव के लोगों की किसी ने कोई बात नहीं सुनी। तो फिर ऐसी स्थिति में अमृता देवी ने क्या करा, जैसे वो खिजड़ी के पेड़ काटने लगे तो वो उसके लिपट गई। लिपट गई तो विद्यार्थियों, उसने पहले चेतावनी दी, भाई हट जा नहीं तो तेरे को काट देंगे हम। और सैनिकों ने क्या करा, इस पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी काट दिया। अमृता देवी को काटा तो दूसरे पेड़ के कौन लिपट गया, रामोजी विष्णु ही लिपट गया। तो इसको भी उन्होंने काट दिया। तो फिर गांव वालों ने सबने देखा कि भाई ये परिवार पूरा खेजड़ी वृक्ष को, और सारे गांव वाले एकत्रित हो ही रखे थे। आपको पता है जब कोई राजा के सैनिक और सेनापति वगैरह सब आते हैं गांव में तो सारे एकत्रित हो जाते हैं, उस समय सारे एकत्रित थे। तो इनसे प्रेरित होकर गांव के बाकी लोगों ने भी क्या कर लिया, उन खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनके लिपट गए। लेकिन ये भी बड़े क्रूर थे ये जो सेनापति वगैरह थे। तो इन्होंने क्या करा, जितने भी लोग लपटे ना उनको उनके साथ ही काट दिए। मतलब इनका सेनापति ये सोच रहे थे कि ये राजा का विरोध कर रहे हैं। सेनापति क्या सोच रहे थे, राजा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं। और ये हमेशा पर्यावरण का संरक्षण करने का काम करते हैं, पेड़ पौधों को संरक्षित करने का काम करते हैं। जहाँ तक विष्णुई संप्रदाय में, ये विष्णुई संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं, ये भेड़ तक नहीं पालते हैं। क्योंकि भेड़ जो होती है वो अंकुरित जो पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। और इनके जो गुरु है उनको आपको पता है पर्यावरण वैज्ञानिक तक कहते हैं, जाम्बो जी को। और इसमें 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी विद्या ने, 363, जिसमें अगर हम देखें तो 69 महिलाएं थी। कितनी, 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे। लिखा देता हूँ, लिखिएगा क्या लिखा आप लोगों ने। हिजली गांव की घटना देखो, जोधपुर रियासत के, लिखा देता हूँ इसके बारे में ना, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना। जोधपुर रियासत के महाराजा अभय सिंह, मतलब मैं केवल शब्द शब्द लिखाऊंगा ना, कहानी नहीं, कहानी का रूप नहीं दूंगा। जोधपुर रियासत के महाराजा का नाम लिख लो, अभय सिंह। लिख लिया। सेनापति का नाम लिख लो, गिरधर सिंह। गिरधर। और कुल लोगों ने जो प्राण दिए विद्यार्थियों, वो कितने ने दिए, 363। कितने लोग मारे गए इसमें, 363। और 363 में महिलाएं कितनी और पुरुष कितने, 294। ठीक है। अब एक और सवाल आता है यहाँ पर, खेजड़ली गांव है कहाँ पर। तो खेजड़ली गांव पहले तो आता था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप अपने हिसाब सेट कर लो इसको। लिख लिया, 294, 294। और देख लेना एक बार, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने तो अंदाज से लिखी है, मैथ वाले स्टूडेंट होंगे आप सब। 294 और 69 कितने होते हैं, हाँ भाई, 294 और 69, 363 है ना। देख लेना आप, ये नहीं सर ने गलत कर दी। अब ये जो घटना मानी जाती है, ये घटना मानी जाती है विद्यार्थियों भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन की। देखिएगा, ये घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी की है। भाद्रपद शुक्ल दशमी की है। कब की है, भाद्रपद शुक्ल दशमी की। तो अच्छा, वो तो आश्विन महीने में आती। ब्रैकेट में लिखो तेजा दशमी, तेजा दशमी। देख लिया। हम यहाँ पे तेजा दशमी के दिन मेला भरेगा कि नहीं भरेगा, देखिएगा। यहाँ पर, यहाँ पर कहाँ पर, खेजड़ली गांव में। देखो खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भी भरता है। सेनापति का नाम क्या लिखा आपने, गिरधर सिंह या गिरधर दास भी मिलता है कई जगह ना। और जब आज इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था शुरुआत में, तो मैंने लिखा था 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस। देखो क्या लिखा आपने, तेजा दशमी के दिन क्या बढ़ता है यहाँ पर,
मेला बढ़ता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली गांव फलोदी में बढ़ता है। लिखो, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। लिख लिया? अब देखो, सबसे पहले बलिदान किसने दिया विद्यार्थियों? अमृता देवी। तो अमृता देवी के नेतृत्व में एक प्रकार से ये बलिदान दिया गया था। तो अमृता देवी के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है। जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले जो व्यक्ति है या जो संस्थाएं हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। व्यक्ति को मिलता है, जैसे कोई व्यक्तिगत काम करता है तो उसको भी मिलता है, पर्यावरण से संबंधित कोई काम करता है तो उसको, और अगर कोई संस्था काम करती है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाता है। लिखिएगा, अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी दिया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1994 में हुई थी। लिखो, यह पुरस्कार व्यक्तिगत और यह किसी संस्था को दिया जाता है। व्यक्ति ऑब्लिक संस्था, व्यक्ति को मिल सकता है और कोई संस्था काम करती है अगर इनसे रिलेटेड तो उसको भी दिया जाता है। आपसे पूछा जाए, अमृता देवी पुरस्कार पहली बार किसको मिला? देखो, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार सबसे पहले गंगाराम बिश्नोई को मिला। पहला पुरस्कार किसको मिला विद्यार्थियों? गंगाराम बिश्नोई को। और फिर इस पुरस्कार को विद्यार्थियों वर्तमान से अपडेट करना पड़ता है आपको। तो वर्तमान में हाल ही में किसको दिया गया है वो आप करंट में पढ़ेंगे इसको। तो गंगाराम बिश्नोई को पहली बार मिला, और कब मिला था? 1994 में। देख लिया? तो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है विद्यार्थियों। ये 1830 के आसपास की, लिख लो, सन लिख लो। 1830 नहीं, 1730। 1730 खेजड़ली गांव की घटना, कटेगी वो खेजड़ली गांव। ठीक था क्या? वापिस 1800 लिख देते, 1730। लिख लिया? अब लिखो विद्यार्थियों आप, जो खेजड़ली आंदोलन हुआ, आंदोलन मान लो इसको, इससे प्रेरित होकर ही जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था विद्यार्थियों, तो उस वहां पर भी एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। तो लिखिएगा, खेजड़ली आंदोलन, ब्रैकेट में फलोदी या जोधपुर जो भी लिखना चाहते हो आप, खेजड़ली आंदोलन से प्रेरित होकर, खेजड़ली आंदोलन से प्रेरित होकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब खेजड़ली आंदोलन तो कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और अब चिपको आंदोलन को रेखांकित कर लो आप। चिपको आंदोलन विद्यार्थियों, टिहरी बांध बनाया जा रहा था। कौन सा? टिहरी बांध बनाया जा रहा था। और टिहरी बांध बनाया जा रहा था उत्तराखंड में, और बन भी गया। ठीक है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा था। तो उस समय सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन चला था। और ये सेंटर, जब भारत की ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं ना, उस समय चर्चा करते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था। कहां पर चला था? उत्तराखंड में। कौन से बांध के विरोध में? टिहरी बांध के विरोध में चला। और जो अपना खेजड़ली आंदोलन हुआ है वो किसके लिए हुआ था? खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। समझ गए? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है?
और ऐसा राज्य बताओ जिसका मतलब ऐसा राज्य बताओ जिसका राज्य वृक्ष भी खेजड़ी हो। तेलंगाना। तो तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी क्या है? एक नोट डाल लो अलग से। तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तेलंगाना। तेलंगाना का राष्ट्रीय, सॉरी, राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है, जिसे जरमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलंगाना का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। इसको वहां पर क्या, किस नाम से पुकारते हैं? जरमेटी। ये लिखा हुआ, जरमेटी। ठीक है। तो आप राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख वृक्षों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रमुख वृक्षों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से एक वृक्ष कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। कौन सा? खेजड़ी कंप्लीट हो गया। और मुझे नहीं लगता खेजड़ी का अगर कोई सवाल आएगा तो यहाँ से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। इतना पढ़ लेना बहुत है। अब एक पेड़ हो गया अपना, दूसरा पेड़ और लिख लो, क्योंकि इसका फूल काम आता है राजस्थान में। तो इस पेड़ का नाम क्या होगा? रोहिड़ा। पेड़ बोलो फूल बोलो, बात एक ही है। लेकिन राजस्थान का इसका जो फूल है उसको पुष्प बना रखा है। लिखिएगा, रोहिड़ा। रोहिड़ा वृक्ष। क्या लिखना है आपको? रोहिड़ा। जैसे जामुन एक फल है विद्यार्थी, जामुन क्या है? फल है, लेकिन वो किस पर आता है? जामुन के पेड़ पे तो आएगा ना। आम भी एक पेड़, देखो आम को आप दो जगह पढ़ सकते हो, एक तो फलों में पढ़ सकते हो और एक पेड़ों में पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो ना दोनों में। तो इसी प्रकार ये जो रोहिड़ा है, इसको आप पुष्प में भी पढ़ सकते हो और इसको पेड़ में भी पढ़ सकते हो। तो लिखिएगा रोहिड़ा। और इसके बारे में लिखो, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। हर तो लिखा दूंगा। ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। और दर्जा लिख लो विद्यार्थी इसको, 31 अक्टूबर 1980। लिख लिया? हम्म। अब देखो, खेजड़ी का, खेजड़ी मैंने पढ़ा दिया आपको अभी। तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिंड्रेरिया। और इसका लिखो टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। फिर बता रहा हूँ, पेड़ का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है। और मैंने आगे एक पीडीएफ भी बना रखी पूरी, इसमें आपको दे दूंगा वो भी। मैंने एक तरफ पेड़ का नाम और एक तरफ उसका वानस्पतिक नाम पूरे लिख रखे हैं। अगर जैसे किसी का छूट भी जाए ना बीच में, तो आप एक काम करना, उस लिस्ट को पूरी को लिख लेना। तो वानस्पतिक नाम क्या है इसका? टिकोमेला अंडुलेटा। लिख लिया? अन्य नाम लिखो इसके। अन्य नाम लिख सकते हो, उपनाम लिख सकते हो, जो भी है। अन्य नाम या उपनाम। रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का सागवान? रेगिस्तान या राजस्थान का सागवान। ये देख लो, ये लो। रियल में नहीं देखा, रियल में नहीं देखा तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ चल जाना। घूम के आओ जैसलमेर, अभी तो घूमने जा रहे हैं कई लोग। खेजड़ी में नहीं देखी? अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कोई बात नहीं। नहीं देखा तो पढ़ लो। देखो, राजस्थान की मरु शोभा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राजस्थान की
मरुसोबा। इसको मारवाड़ की टीक भी कहते हैं। मारवाड़ की टीक। मारवाड़ की टीक। ये दूसरा नाम क्या मिलता है इसको? मरु टीक भी कहते हैं। इसके जो ये फूल खिलते हैं ना विद्यार्थियों, कब खिलते हैं? कौन से महीने में? मार्च अप्रैल के महीने में। देखो इसके फूल मार्च अप्रैल में खिलते हैं। और इसके फूल कैसे रंग के दिख रहे हैं आपको? नारंगी दिख रहे हैं? केसरिया जैसे नहीं दिख रहे? देखो इनके फूलों का रंग गहरा केसरिया होता है। और जब ये एक जगह पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और जब इनके एक साथ इन फूलों को आप देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में आग लग रही हो। ऐसे मतलब ऐसे रेड रेड दिखाई देगा, दूर से देखोगे तो कैसे लगा जैसे रास्ता। थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा छोटा होता है। लिखिएगा, देखो हकीकत तो ये मैंने भी नहीं देखा। फिजिकल रूप से मैंने कभी नहीं देखा, केवल किताबों में मैंने पढ़ा है। अरे तुम्हें गए नहीं उधर तो कैसे देखूंगा? तो उधर भी नहीं जाता हूं मैं तो। हाँ तो हो सकता है वही होगा। लिख लिया, गहरा केसरी होता है। लिखो। इसे रेगिस्तान की ज्वाला भी कहते हैं। ये पेड़ जब फूल एक साथ दिखते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान की ज्वाला। आग भी लिख सकते हो आप। रेगिस्तान की आग या ज्वाला। जंगल की आग किसको कहते हैं? फ्लास्क को। वो अलग मैटर है, लेकिन रेगिस्तान की ज्वाला किसको कहते हैं? इसको ही कहते हैं, रोहिड़ा के फूलों को ही। एक विद्यार्थी, एक चूहा है, चूहा। चूहा तो जानते हो? हाँ चूहा। इसका नाम क्या है? जरविल। तो जरविल नामक एक चूहा होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है मुख्य रूप। वो इस पेड़ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, खा जाता है इसको। देखिएगा, रोहिड़े के पेड़ को जरविल नामक, नाम याद रखना, इनको रेखांकित कर लेना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको। जरविल नाम, आप ये याद कर लो, एक चूहा नुकसान पहुंचाता है। उसको याद मत करो, केवल इतनी शब्दावली को याद कर लो, जरविल को। तो इसको एक जरविल नामक चूहा नुकसान पहुंचाता है। लिख लिया? अब जैसे कई बच्चे पूछ रहे सर ये हमने तो देखा ही नहीं, कहाँ कहाँ मिलेगा? तो मैं बता देता हूँ आपको, पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाओ आप। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक रोइड़े के वृक्ष देखने को आपको मिलेंगे। देखिएगा, ये वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। हम तो मध्य अरावली में बैठे हुए हैं। अजमेर किस में आता है? मध्य अरावली में आता है। अगर जैसे राजस्थान का भौतिक विभाजन की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आता है एक, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र। दूसरा मध्य अरावली। तीसरा दक्षिण पूर्वी हाडोती का पठार, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और एक आता है पूर्वी मैदान। तो हम किस में आते हैं अभी? जैसे अजमेर है तो अजमेर किस में? मध्य अरावली का पार्ट है। अरावली के 3 पार्ट है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब देखो, रोहिड़ा का जो वृक्ष होता है, इसकी जो लकड़ी होती है, जैसे माना कि वृक्ष है नीचे, तो इसकी जो लकड़ी ये होती है, इसका बंदूक होती है ना, बंदूक। तो बंदूक में बट होता है, बट। अब बंदूक तो है ही नहीं हटे। मतलब मान लीजिए ये बंदूक है, तो ये बंदूक चलाने के लिए इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसको बंदूक, वो बट बट कहते हैं। फिर यहाँ लगा के ऐसे चलाते हैं, मतलब उसको, तो उसको बट कहते हैं। या ट्रेगर जो होता है ना, उससे पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको बट कह सकते हैं, मान लीजिए सामान्य, तो मान लो आप। तो, तो बंदूक का जो बट होता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, तो बट बनाने में काम आता है। देखिएगा, रोहिड़ा का प्रयोग बंदूक का बट
बनाने में किया जाता है। लोहे का प्रयोग किस में करते हैं? बंदूक का बट बनाने में किया जाता है। अब कई लोग क्या है कि हम तो बंदूक तो नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है इसकी लकड़ी का और भी इमारती रूप में यूज ले सकते हैं, और भी जो भी घर में कोई दरवाजे बनाना हो, कोई छोटा मोटा फर्नीचर में काम में यूज लेना हो, तो फर्नीचर के रूप में भी काम लिया जा सकता है, या अन्य फर्नीचर बनाने में लिया जाता है। मुख्य रूप से बट के लिए यूज लेते हैं, काफी मजबूत होता है। ये देखो विद्यार्थियों, मैंने सबके वो लिख रखे हैं। ये एक तरफ मतलब पेड़ के नाम है, एक तरफ उसके वनस्पति के नाम है। ये सारी लिस्ट लास्ट में लिख लेना आप सब, है ना? सबके लिख लिया मैं। आप एक काम करो, अगला कौन सा आएगा? ढोकड़ा। अगला लिखो आप। ढोकड़ा। अगला पेड़ का नाम लिखो। हाँ है। छोटे बच्चे लिखो ढोकड़ा। नहीं नहीं, वो नहीं है। वो आ जाता तो पढ़ाने में नहीं देता। वानस्पतिक नाम लिखो। एनोजिस पंडुला। एनोजिस। और देखो, सबका वानस्पतिक नाम आपको याद करना जरूरी नहीं, जो मेन मेन जो पेड़ है ना उनके जरूर याद कर लो। एनोजिस पंडुला। लिख लिया? अब देखो कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो क्षेत्र लिख लो इसका। मुख्य क्षेत्र लिख लो, कहाँ पर पाया जाता है? अलवर में। जो जंगली क्षेत्र है ज्यादातर वहाँ पे मिलता है। अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर, उदयपुर। ध्यान रखना विद्यार्थियों। हैं? अब देखो, सबसे थोड़ी मात्रा में तो सभी जो भी जंगली इलाका सब में मिलेंगे। अगर हम बात करें विद्यार्थियों, जितने भी वन पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं? वनों में ढोकड़े के पाए जाते हैं। वनों में सबसे ज्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं? ढोकड़े के पाए जाते हैं, 58.11%। देखिएगा, राजस्थान के कुल वनों, राजस्थान के कुल वनों का, या कुल वनों में 58.11%, 58.11% ढोकड़ा वन पाए जाते हैं। ये ढोकड़ा के पेड़ पाए जाते हैं जो भी। देख लिया? जितने भी वन है ना ऑल ओवर, उनमें सबसे ज्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं? ढोकड़े के पाए जाते हैं, वन जो क्षेत्र कहलाता है उसमें। और अगर देखे उसमें भी सबसे ज्यादा ये ढोकड़े के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो करौली में। कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? देखिएगा, ढोकड़े के वृक्ष सर्वाधिक केला देवी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। केला देवी अभ्यारण्य। केला देवी, ये सवाल आया शायद किसी में। केला देवी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? केला देवी अभ्यारण्य में। अब केला देवी अभ्यारण्य कहाँ है? करौली में। देखो, केवला देव अलग है। केवला देव कहाँ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वो भरतपुर में है। और केला देवी कहाँ है? करौली में। लिखो, इस वृक्ष की लकड़ी काफी कठोर होती है। की लकड़ी कैसे होती है विद्यार्थियों? कठोर होती है। लठ बड़े मजबूत बनते हैं इसके। गुजर वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने एक, की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है।
अब मजबूत होंगी तो आसपास के लोग देखो ये ले जा रहा काटने के लिए मतलब इसको काट के जैसे हरा जो जो लूम टाइप की होती है उसको तो बकरियां वगैरह जो जानवर खा लेते हैं, और जो लकड़ी बचती है उसकी तो उसको जलाने के लिए यूज लेते हैं। और इसकी मजबूत होती है और इसको फिर जलाकर कोयला तैयार किया जाता है इससे। देखिएगा, इसकी लकड़ी से, इसकी लकड़ी को जलाकर कोयला तैयार किया जाता है। कोयला तैयार किया जाता है। देखिएगा, इस प्रकार के वन राजस्थान में 240 मीटर से लेकर 740 मीटर, 760 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी कि 240 से स्टार्ट होते हैं और 760, जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं ना, तो जैसे ऊंचाई नापते हैं तो 240 जिसकी हाइट आती है वहां से ये पेड़ उगना चालू होते हैं और कहाँ तक, 260 तक की हाइट तक पाए जाते हैं। मतलब जंगलों में पाए जाते हैं, कुल मिला के बात है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पहाड़ों पे जैसे आप जाओगे ना तो आपको धोखड़े के वन दिखेंगे वहां पर। देख लिया विद्यार्थी? तो ये हो गया आपका धोकड़ा। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।